हेलो आईआईटी एस्पायरेंट्स, वेलकम टू मैथ बुक। मैं आपका टीचर नितिन और आज का हमारा टॉपिक है ग्राफ ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन। तो आइए शुरू करते हैं। ग्राफ ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है ये तो आप लोगों को पता ही है ऑलरेडी। एक्सपोनेंशियल फंक्शन होने के लिए इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट दैट द बेस शुड बी पॉजिटिव। अच्छा, बेस अगर 1 हो जाए तो y इक्वल टू एक कांस्टेंट वैल्यू बन जाएगी 1 के इक्वल। तो उसके ग्राफ के बारे में ऑब्वियसली हमको बात नहीं करनी है। y इक्वल टू 1 तो कोई भी ड्रॉ कर सकता है, स्ट्रेट लाइन होगी। हम बात करने वाले हैं दो केसेस के बारे में। पहला केस जब b ग्रेटर देन 1 है और दूसरा केस जब b लेसर देन 1 है। और इन दोनों की वजह से शेप में कहां क्यों डिफरेंस आएगा वो समझते हैं। चलिए, तो एग्जांपल के लिए जैसे हम y इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर x को प्लॉट करेंगे, जैसे x और उसके करस्पॉन्डिंग y की कुछ वैल्यूज अगर मैं लूं तो x इक्वल टू 0 पर y आ जाएगा 1, x इक्वल टू 1 पर y इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 पर y की वैल्यू आ गई 4, x इक्वल टू 3 पर y की वैल्यू आ गई 8। कुछ नेगेटिव वैल्यूज भी लेके देख लेते हैं। x इक्वल टू -1 पर y की वैल्यू 1/2। अगर मैं x को बढ़ाता जाऊंगा तो ऑब्वियसली 2 रेज़ टू पावर x की वैल्यू भी बढ़ते जाएगी। अगर मैंने लेट से जब बोल रहा हूं मैं कि x अगर इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो y भी किसको अप्रोच करेगा? इंफिनिटी को। और अगर मेरा x माइनस इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो माइनस इंफिनिटी का मतलब ये हो गया कि आप इसको लिख सकते हो 1/2 रेज़ टू पावर इंफिनिटी। 2 रेज़ टू पावर इंफिनिटी विल बी अ वेरी वेरी लार्ज नंबर बट इट विल बी पॉजिटिव। तो 1/2 रेज़ टू पावर इंफिनिटी विल बी टेंडिंग टू 0। वो 0 के इक्वल नहीं होगा, वो 0 से छोटा तो डेफिनेटली पॉसिबल नहीं है। सो इट विल बी टेंडिंग टू 0 फ्रॉम द पॉजिटिव साइड। टेंडिंग टू 0 दोनों चीजें हो जाती है, एक तो नेगेटिव साइड से भी होती है, एक तो पॉजिटिव साइड से भी होती है। 12th में लिमिट्स करके एक चैप्टर है, उसमें हम इसके बारे में बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब अगर मैं इन पॉइंट्स को प्लॉट कर लूं तो 0,1 इज हियर, 1,2 इज हियर, 2,4 will be here, -1,1/2 will be here। तो अब जब मैं इन सबको ज्वाइन करूंगा तो जो ग्राफ की शक्ल होगी वो किस प्रकार से होगी? इस तरीके से। ये आ गया हमारा पॉइंट 0,1, ये आ गया 1,2, ये आ गया 2,4, ये आ जाएगा 3,8। हो सकता है कि यहाँ पे किसी को ये डाउट हो कि सर जो आपने शेप बनाया है वो ऐसा कर्व ही क्यों बनाया है? भाई पॉइंट्स को ही ज्वाइन करना है तो पॉइंट्स को तो स्ट्रेट लाइंस के थ्रू भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो एक चीज तो ये है कि आप सब बीच की, भाई हमने देखो इंटीग्रल वैल्यूज ली है, आप बीच की वैल्यूज प्लॉट कर करके देखोगे तो आपको दिख जाएगा कि इसका शेप इस प्रकार से होगा। लेकिन वो सब वैल्यूज हम ऑब्वियसली चेक कर नहीं सकते हैं। तो इसके लिए मैथमेटिक्स में एक चीज होती है डबल डेरिवेटिव, कॉन्केविटी कॉन्वेक्सिटी, सिंगल डेरिवेटिव फॉर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। ये चीजें हम लोग पढ़ेंगे 12th में, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स करके एक चैप्टर है उसमें। और उसमें मैं आपको ये इजीली बता दूंगा, एक्चुअली आप लोगों को तब खुद ही समझ में आ जाएगा कि इसका जो शेप है वो इस तरीके से क्यों है, क्यों ये कर्व बन रहा है और ये क्यों कर्व का जो कॉन्केविटी वाला पार्ट है वो कॉन्केविटी वाला पार्ट इसका ऊपर की तरफ है, इसको बोलते हैं कॉन्केव अप। ये सब अपने को पता चल जाएगा बाय डबल डेरिवेटिव। और नेचर जो है इसका, ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। यहां पे हमने ऑलरेडी लिख रखा है, जब केस 1 के अंतर्गत बेस ग्रेटर देन 1 है तब फंक्शन क्या होगा? इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब x की वैल्यू अगर आप इंक्रीज करते जाओगे तो y की वैल्यू भी इंक्रीज करेगी। वो यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि जैसे जैसे x बढ़ रहा है y भी ऑब्वियसली बढ़ रहा है।
ये जो यहां पर मैं बात कर रहा था, यहां पर एक्स एक्सिस जो होगी इसको बोलते हैं असेम्पटोट। एक्स एक्सिस को असेम्पटोट नहीं बोलते हैं। इस ग्राफ के रिस्पेक्ट में एक्स एक्सिस मतलब y इक्वल टू 0 इज असेम्पटोट। असेम्पटोट क्या होती है? ऐसी लाइन जिस लाइन के बीच में और कर्व की ब्रांच के बीच में डिस्टेंस जो है वो अप्रोच करता है 0 को, जब ब्रांच इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी की तरफ अप्रोच कर रही है। तो यहां पर एज आई ऑलरेडी सेड कि जब x माइनस इंफिनिटी को अप्रोच करेगा तो y किसको अप्रोच करेगा? 0 को। तो बहुत ही माइक्रोस्कोपिक लेवल पर अगर आप देखोगे, अगर मैंने लेट से ये फिर से एक्स एक्सिस बनाई, तो ये जो ब्रांच है कर्व की उसके बीच में और एक्स एक्सिस के बीच में जो डिस्टेंस है वो कम होता जाएगा। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे वो कम होता जाएगा। हमारी आंखों से तो हम जब देखेंगे उसको तो आंखों से तो ऐसा लगेगा कि भाई वो टच कर जा रही है एक्स एक्सिस को, बट इट इज डेफिनेटली नॉट गोइंग टू टच एक्स एक्सिस, क्योंकि अगर एक्स एक्सिस को टच कर गई तो इसका मतलब होता है y 0 के इक्वल हो गया। ऑलरेडी हम बोल चुके हैं कि y कभी भी 0 नहीं होगा, y 0 को अप्रोच करेगा। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में अगर मैं सेकंड केस देखूं, जब बेस 0 से 1 के बीच में है, तो एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं इसको भी। लेट से मैं ड्रॉ कर रहा हूं y इक्वल टू 1/2 रेज टू पावर x का ग्राफ। तो ये जो ग्राफ होगा ये डिक्रीजिंग नेचर का होगा। यहां पर फिर से वही, क्योंकि अगर x इंफिनिटी को अप्रोच करेगा तो y किसको अप्रोच करेगा? यहां पर 0 को। x को मैंने 0 लिया तो y 1 आ गया। x को अगर मैंने 1 लिया तो y जो है 1/2 आ गया। मतलब आप देख रहे हो कि जैसे जैसे x बढ़ते जा रहा है y की वैल्यू कम होते जा रही है। x को अगर मैंने टेंडिंग टू माइनस इंफिनिटी लिया तो y विल बी टेंडिंग टू प्लस इंफिनिटी। ये कैसे हुआ? क्योंकि अगर ये माइनस इंफिनिटी है, x टेंडिंग टू माइनस इंफिनिटी है, तो 1/2 रेज टू पावर माइनस इंफिनिटी इज 2 रेज टू पावर इंफिनिटी, और 2 रेज टू पावर इंफिनिटी तो बहुत बड़ा नंबर होता है। तो ये जो शेप है वो इस तरीके से हो जाएगा, और यही शेप होगा जब जब बेस लेसर देन 1 होगा। अगर मैं दोनों ग्राफ्स की बात करूं, दोनों केसेस की बात करूं, तो इस टाइप का ग्राफ हम लोगों को मिल जाता है। जब बेस 1 से बड़ा है तो ये शेप इस प्रकार का होगा, ये एक्सपोनेंशियली राइज कर रहा है। और जब बेस 0 से 1 के बीच में है तो शेप इस प्रकार से होगा। इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियली डिके करना। ये हो गया इंक्रीजिंग फंक्शन, ये हो गया डिक्रीजिंग फंक्शन। क्लियर विद दिस? चलिए आगे बढ़ते हैं अब ग्राफ ऑफ लॉगरिथम फंक्शन के बारे में। लॉग में भी बेस या तो 1 से बड़ा होगा या तो 0 से 1 के बीच में होगा। दोनों केसेस में जो ग्राफ का शेप होगा, बेस अगर 1 से बड़ा है तो इंक्रीजिंग फंक्शन है, बेस अगर 0 से 1 के बीच में है तो डिक्रीजिंग फंक्शन है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन ये क्या होते हैं? एक दूसरे के इनवर्स। तो उसी इनवर्स के बेसिस पर हम समझकर लॉग का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो लेट से एग्जांपल के लिए अपन log x टू द बेस 2 का ग्राफ बना रहे हैं। ये था हमारा ग्राफ 2 रेज टू पावर x का, और इसी का इनवर्स log x टू द बेस 2 का ग्राफ ये बन जाएगा। देखिए अगर मैंने x को 1 सब्स्टिट्यूट किया तो y की वैल्यू 0 आ रही है। अगर मैंने x को 2 सब्स्टिट्यूट किया तो y की वैल्यू 1 आ रही है। अगर मैंने x को 4 सब्स्टिट्यूट किया तो y की वैल्यू 2 आ जाएगी, विच इज इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। लॉग के केस में ये जो y एक्सिस है, y एक्सिस विल बी आर असेम्पटोट। एक्सपोनेंशियल फंक्शन की जो वैल्यू थी, जो आउटपुट था, वो हमेशा ग्रेटर देन 0 था। तो लॉगरिथमिक फंक्शन का जो इनपुट है वो भी हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। तो ग्रेटर देन 0 मतलब जो ग्राफ एग्जिस्ट करेगा दैट विल बी ऑन द
राइट हैंड साइड ऑफ वाई एक्सिस, मतलब वो वाई एक्सिस को ना ही टच कर सकता है और ना ही उसको क्रॉस कर सकता है। तो यहां पर वही असिम्प्टोट की फिर से डेफिनेशन रिपीट करूंगा मैं कि ये देखिए जो ब्रांच ऑफ कर्व है, इस कर्व के बीच में और इस लाइन के बीच में जो डिस्टेंस है वो जीरो को अप्रोच कर रहा है जब ये ब्रांच इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी की तरफ मूव कर रही है। यहां पर ये ब्रांच मूव कर रही है माइनस इन्फिनिटी की तरफ। अच्छा, यहां पर आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये टच कर रहे हैं, वो तो ऑब्वियसली लगेगा ऐसा। लाइन की विड्थ क्या होती है, वो तो जीरो होती है, लेकिन मैं कुछ भी बनाऊंगा पेन से तो उसकी कुछ ना कुछ थिकनेस तो होगी, तो वो कहीं ना कहीं तो आपको ऐसा लगेगा कि ये टच कर रहे हैं। आप चाहें तो ऑनलाइन इसका ग्राफ बना के देख सकते हो और उसको बार बार जूम करते जाओगे तो शुरू शुरू में तो ऐसा लगेगा कि वो टच कर रहा है, लेकिन जैसे जैसे आप उसको जूम करोगे, बहुत ज्यादा जूम करने के बाद आपको दिखेगा कि वो थोड़ा सा गैप है। अब जैसे हमने y इक्वल टू 1/2 रेज़ टू पावर x का ग्राफ बनाया था, उसी तरीके से log x टू द बेस 1/2 का ग्राफ बनाएंगे। तो वो जो y इक्वल टू 1/2 रेज़ टू पावर x का ग्राफ था वो इस तरीके से था। log x टू द बेस 1/2 का ग्राफ जो होगा वो इस तरीके से होगा। फिर से आप चेक कर लीजिए कि x इक्वल टू 1 पर y की वैल्यू इधर 0 आ रही है, x इक्वल टू 2 पर यहां पर log की वैल्यू जो आएगी वो -1 आएगी, ये आ गया। x इक्वल टू 4 पर y की वैल्यू -2 आएगी, वो ये आ गया। ठीक है, तो आप समझ रहे हो जो x है और वो y है वो इंटरचेंज हो जा रहा है। एक बार दोनों ग्राफ एक साथ देख लेते हैं। तो जब बेस 1 से बड़ा है ये ग्राफ इस तरीके से है। फिर से देखिए आप ध्यान से कि जब x बढ़ रहा है तो y भी बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग फंक्शन। और जब बेस 0 से 1 के बीच में है तो ये ग्राफ इस तरीके से है। इसका मतलब जब x बढ़ रहा है तब y डिक्रीज कर रहा है। x को तो इंक्रीज ही करना है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का जो एक्सप्लेनेशन है वो इसी तरीके से कि x अगर बढ़ रहा है और उसके साथ साथ अगर y भी इंक्रीज हो रहा है तो वो इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। और डिक्रीजिंग का मतलब x अगर इंक्रीज कर रहा है और उसके साथ साथ y डिक्रीज कर रहा है तो ये हो जाएगा डिक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग को चेक करने के लिए हमारे पास जो मेथड होता है वो डिफरेंशिएशन होता है। 12th में हम पढ़ेंगे, हो सकता है कि अभी आपने फिजिक्स में उसको ऑलरेडी थोड़ा बहुत उसका इंट्रोडक्शन आप लोगों को मिल गया हो। अब लॉगरिथमिक फंक्शन से जो हमारे पास कंक्लूजन आए हैं, जो कि हमारे अगले टॉपिक लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज में काम आने वाले हैं, वो ये रहे। पहला कंक्लूजन तो ये कि अगर मैं ये बोल रहा हूं log अल्फा टू द बेस इज ग्रेटर देन log बीटा टू द बेस b, बेस सेम है, तो अल्फा बीटा से बड़ा है कि बीटा अल्फा से बड़ा है, ये बात किस बात पे डिपेंड करेगी कि फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। अगर फंक्शन इंक्रीजिंग हुआ तो अल्फा बीटा से बड़ा हो जाएगा, और अगर फंक्शन डिक्रीजिंग हुआ तो अल्फा बीटा से छोटा हो जाएगा। किस केस में इंक्रीजिंग फंक्शन होता है? जब बेस 1 से बड़ा है। सो अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा इफ बेस इज ग्रेटर देन 1। यहां पे मैंने ग्रेटर देन इसलिए 0 लिख लिया है क्योंकि लॉग डिफाइन ही होता है पॉजिटिव नंबर के लिए, तो अल्फा को पॉजिटिव होना पड़ेगा, बीटा को पॉजिटिव होना पड़ेगा। अल्फा ऑलरेडी बीटा से बड़ा है और अगर बीटा पॉजिटिव है तो अल्फा खुद ब खुद पॉजिटिव हो गया। एक तीर से दो शिकार। दूसरी चीज कि अगर बेस 0 से 1 के बीच में है, ये क्वांटिटी अगर इस क्वांटिटी से बड़ी है और फंक्शन डिक्रीजिंग है, तो अगर आउटपुट ज्यादा है और फंक्शन डिक्रीजिंग है तो इसका मतलब क्या हुआ कि इनपुट छोटा है। तो यहां पर ये क्वांटिटी इस क्वांटिटी से बड़ी है, मतलब आउटपुट इस क्वांटिटी का बड़ा है इस क्वांटिटी से, और फंक्शन हमारा डिक्रीजिंग है। डिक्रीजिंग कैसे है? क्योंकि बेस 0 से 1 के बीच में है, तो इनपुट ऑब्वियसली ये छोटा इनपुट होगा, ये बड़ा इनपुट हो जाएगा। यही चीज यहां पर लिखी हुई है। ठीक है भाई, चलिए दूसरा कंक्लूजन क्या है हमारे पास, ग्राफ से एक बार फिर से देख लेते हैं। देखो ये जो बेस जब 1 से बड़ा है तो 1 पर तो वैल्यू दोनों ही केस में लॉग की 0 आ रही है, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। लेकिन अगर इधर x 1 से बड़ा है तो ग्राफ x एक्सिस के ऊपर है, और जब बेस 1 से छोटा है तो ग्राफ x एक्सिस के ऊपर कब है? जब x 1 से छोटा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर बेस 1 से बड़ा है और x 1 से बड़ा है तब वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। अगर बेस 1 से छोटा है और x भी 1 से छोटा है तब भी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। यहां पे यही लिखा हुआ है।
log alpha to the base b is positive if alpha and b are on the same side of 1. Same side of 1 का मतलब या तो दोनों 1 से बड़े या तो दोनों 1 से छोटे. ऑब्वियसली पॉजिटिव हैं, वो बार बार बोलने की जरूरत नहीं है. दूसरी चीज यहां पर देखो, जब बेस 1 से बड़ा है और इनपुट अपना 1 से छोटा है तो ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे है, मंझे नेगेटिव. और यहाँ पे जब बेस 1 से छोटा है और x 1 से बड़ा है तब भी ग्राफ एक्स एक्सिस से नीचे है, मतलब नेगेटिव. तो यहाँ पे वही चीज लिखी हुई है कि log अल्फा टू द बेस b की वैल्यू नेगेटिव तब आएगी जब अल्फा एंड b आर ऑन द अपोजिट साइड ऑफ 1. अगर एक 1 से बड़ा है और दूसरा 1 से छोटा है तो वैल्यू नेगेटिव आएगी. अगर दोनों 1 से बड़े हैं तो वैल्यू पॉजिटिव आएगी, और अगर दोनों 1 से छोटे हैं तब भी वैल्यू पॉजिटिव आएगी. क्लियर विद दिस? इस वीडियो के लिए बस इतना ही. आशा करता हूं कि आपको ये टॉपिक भी अच्छे से समझ आया होगा. अगर समझ में आया हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें. अगले वीडियो तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें. जय हिंद.